नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। यूपीएससी से सीसेट हटाने को लेकर भारतीय भाषा आंदोलन के पुरोधा श्याम रुद्र पाठक ने वर्तमान सरकार के रवैया को इंदिरा गांधी के तानाशाही से भी ज्यादा भयावह करार देते हुए कहा कि सीसेट भारत के लिए सही नहीं है। आइए देखते हैं श्याम रुद्र पाठक के साथ स्टार न्यूज़ का मीडिया के दिल्ली संवाददाता के साथ हुए बातचीत का एक हिस्सा। यूपीएससी खबरदार खबरदार खबरदार, डीपी अग्रवाल चुप्पी तोड़ो चुप्पी। श्याम रुद्र पाठक जी सीसेट को हटाने के लिए लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं अहिंसात्मक तरीके से, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज और जा रहा है कि मतलब दो मंच जिस तरह से इस लड़ाई को आंदोलन को ये कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज छात्रों के बीच में भी गलत जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय? दोनों मंचों की एक ही मांग है और इसलिए इसमें दो की कोई बात नहीं है। एक उद्देश्य के लिए कई धाराएं मिलकर एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करती हैं। हुआ यह था कि ये छात्रों का आंदोलन है, ऐसा नहीं किसी पार्टी के आदेश पे आंदोलन खड़ा हुआ है। तो शुरू में इसका नाम दिया गया था राष्ट्रीय अधिकार मंच, लेकिन धोखे में आकर भाइयों ने उस को स्थगित कर दिया, अनशन तोड़ दिया और आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। स्थानीय जो वहाँ के एमपी हैं मनोज तिवारी, उनके कहने पर उनके झांसे में आ गए। तो फिर विद्यार्थियों ने सोचा कि नहीं, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बिना किसी आश्वासन, बिना किसी लिखित आश्वासन के, बिना किसी घोषणा के आंदोलन को ठप कर देना उनके पसीने के साथ खिलवाड़ है। तो उस समय नाम देना पड़ा छात्र अधिकार मंच, क्योंकि उस नाम से पुलिस अधिकारी हमको अनुमति नहीं दे रहे थे। तो ये मजबूरी थी और उसके तहत दूसरा नाम आया है, लेकिन दोनों एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें दो की कोई बात नहीं है। फिलहाल तो अभी प्राथमिकता यही है कि 24 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होने वाला, तो उसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार का रवैया जो है लगता नहीं है कि मतलब वो आगे बढ़ाएंगे एग्ज़ाम को, और सीसेट भी नहीं हटाया गया। ऐसे में अब आंदोलन का प्रारूप छात्र अधिकार मंच के द्वारा किस तरह होगा? ऐसा है कि ये बात तो शुरू से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि छात्राओं को मेल पुरुष पीट रही है डंडों से, और छात्रों को कमरों से निकाल के पीटा जा रहा है, उनको पे झूठा एफआईआर लॉन्च किया जा रहा है, उनकी हड्डी तोड़ी जा रही है। तो ये समझ में आ गया साफ साफ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस प्रकार एक फासिस्ट ताकत है और किस प्रकार वो देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। अब आरएसएस का नाम हम लोग को समझना चाहिए राष्ट्र शोषक संघ, क्योंकि अब शुरू से जब से उनका जन्म 1925 से, तब से ये दावा करते रहे थे कि वो भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं और भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। लेकिन अब उनका राष्ट्रवाद भी खोखला साबित हो रहा है और भारतीय संस्कृति समर्थक होना भी अब लग रहा है कि केवल जनता को वोट खींचने के लिए उनको बहकाते हैं, उनको ठगते हैं। क्योंकि अगर भारतीय भाषाएं ही मिट जाएंगी तो भारतीय संस्कृति कैसे जीवित रहेंगी? एक शब्द अभी आप यूज किए थे, तानाशाही का। तो यही तानाशाही आपातकाल 1975 में लगा था। तो मोदी के 60 दिन जो है मोदी जी का, तो ऐसा लग रहा है कि उनका रास्ता भी इंदिरा गांधी की तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं वो आपातकाल का ही एक नज़रिया रखे आने वाले 5 साल में। तो आपका इस पे क्या राय है? मतलब लग रहा है कि आपातकाल के ही तरह एक तरह का ये होगा। इंदिरा जी का तानाशाही रवैया तो केवल आपातकाल में दिखाई दिया, क्योंकि उनको आपातकाल में उनके खिलाफ जो अलग अलग दल के लोग उनको हटाने की मुहिम चले थे, तो उस समय केवल प्रतिक्रिया में उनके आया। इनका तो बिना किसी प्रतिक्रिया के जब से सत्ता में आया तभी से उनका दिख रहा है कि वो एक तानाशाह के रूप में काम करना चाहते हैं और देश में जो राष्ट्रवादी स्वर है, जनहित का स्वर है, उसको वो कुचलना चाहते हैं। भी हमारी भारतीय भाषा 95% का वर्ग है वो इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर जब ये पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेशन का प्रोसेस है, और साथ ही साथ सीसेट के अंदर जो आप अनुवाद के अंदर गड़बड़ी देखते हैं वो अनुवाद की गड़बड़ी नहीं है, वो अनुवाद का घपला है जो पिछले 60 सालों के अंदर किया गया है। और ये अनुवाद का घपला राजभाषा विभाग जो है उसके द्वारा किया जा रहा है। यदि राजभाषा विभाग की जो तकनीकी शब्दावली है उसको उठा के आप देख लें तो उसमें संस्कृतनिष्ठ दिखने वाले ऐसे ऐसे शब्द गढ़े गए हैं जिसका कहीं प्रचलन नहीं रहा है, और वही शब्द एज इट इज उठा के रख दिए जाते हैं। जैसे सीखने के लिए अधिगम है, अधिगम शब्द हम कभी कोई सुनेगा नहीं। जो टेक्निकल यदि शिक्षा शास्त्र का विद्यार्थी होगा वही जानता होगा कि अधिगम नाम का शब्द होता है, लेकिन आम व्यक्ति जो है सीखना जानता है। अंग्रेजी में एक लर्निंग वर्ड है जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, और टेक्निकली यदि पेडागोजी पढ़नी हो तो वहाँ पे भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से अंग्रेजी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हिंदी के अंदर इस तरह का डिफरेंस आता है। तो ये अनुवाद का घपला है, और अनुवाद के घपले की वजह से हिंदी ज़्यादा क्लिष्ट हो जाती है, और वो हिंदी जो सरकारी हिंदी है वो लोगों की समझ के बाहर है।
जो मोदी साहब की हिंदी है वो तमिलनाडु के लोगों के लिए कठिन नहीं है। वो हमारे ये दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर पलवल में यदि कोई गांव है, भिड़ुकी गांव है, वहाँ के लोगों के वहाँ पे ले जाके मैंने पढ़ के सुनाया तो वो उन लोगों की समझ से भी बाहर है। तो वो हिंदी है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस को फैलने से रोकने के लिए ईटानगर के डिप्टी कमिश्नर ने उठाए कड़े कदम। दूसरे राज्यों से पिग्स और पोल्ट्री के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बीमारी की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग इसकी चपेट में हैं। वहीं इस बीमारी को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर मीगे कामकी ने दूसरे राज्यों से पिग्स और पोल्ट्री के इंपोर्ट पर 31 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। अरुणाचल में एक एपिडेमिक फैला हुआ है जो कि एक मच्छर के द्वारा फैल रहा है और जिसका नाम है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। और ऐसे में कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डिप्टी कमिश्नर मीगे कामकी ने एक ऑर्डर जारी किया है कि 31 अगस्त तक जो बाहर से जितने भी सुअर या पोल्ट्री बर्ड्स आते हैं, जो मुर्गियां आते हैं, उनको मना किया जाए, उनको रोका जाए ताकि इस बीमारी को और फैलने से रोका जाए। और साथ ही साथ एडीएम और जितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी साफ साफ कहा गया है कि जितने भी यहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो पालतू जानवर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं उनको रोका जाए ताकि इस बीमारी को और ज़्यादा फैलने से रोक सके। कैमरामैन ताजुम मिंदो के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 5 फरवरी 2002 को स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था अरुणाचल प्रदेश में खेती, संरक्षण और औषधीय पौधे के व्यापार को बढ़ावा देना। और अब अरुणाचल प्रदेश स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने केंद्रीय सरकार से राज्य में मेडिसिनल प्लांट के बचाव के लिए संरक्षण क्षेत्र बनाने की पेशकश की है ताकि राज्य के अलग अलग जिलों में मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया बनाया जा सके। आइए देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के डिप्यूटी कंजर्वेटर ने इस पर और क्या कहा। Arunachal Pradesh State Medicinal Plants Board was constituted in the year 2002. Considering the importance of medicinal plants available in the state of Arunachal Pradesh in wild. In the present context, the people are collecting important medicinal plants of the state from the forest area and sell it to the middlemen. The middlemen thereafter sells it to the industries. So there is a huge loss of revenue plus biomass from this. Because Arunachal Pradesh is considered as one of the 12 biological hotspots, biodiversity hotspots in the world. That is why the State Medicinal Plants Board was constituted in the line of National Medicinal Plants Board. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग विभागों द्वारा आयोजित की वर्कशॉप में मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर जोर दिया और प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को गरीब और आदिवासी परिवारों के जीवन को बदलने के उद्देश्य से लाया गया था। ये एक आजीविका और ग्रामीण विकास परियोजना है। इस पर चर्चा करते हुए नाबम तुकी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में इसे तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कामयाब रहता है तो इसे अरुणाचल प्रदेश के और भी जिलों में लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के लोग इस प्रोजेक्ट का पूरा लाभ उठाएं। NSPC has decided to close down their 4 ED offices, executive director offices. One, I also seriously concerned about the shifting of NSPC regional office from Itanagar to Guwahati, contacting the executive director who has been posted here recently. The executive director Itanagar was also newly posted. He was also not much aware about the decision of the central government. He is shifting his office to Guwahati.
अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन के बेंजामिन होटल में किया गया वर्कशॉप का आयोजन। वर्कशॉप आयोजन का नाम था बेड एंड ब्रेकफास्ट। इस वर्कशॉप का आयोजन टूरिज्म विभाग के द्वारा किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा चुकी है और अब बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम पर चर्चा की जा रही है ताकि टूरिस्ट को और ज़्यादा सुविधाएं मिल सके और राज्य में टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। इस स्कीम के अनुसार किसी भी जगह जाने वाले टूरिस्ट को वहां के रीति रिवाजों और परंपराओं का अनुभव मिल सकेगा। साथ ही टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा घर की सुविधाएं दी जाएंगी। वर्कशॉप में नॉर्थ ईस्ट फॉर इंडिया टूरिज्म गुवाहाटी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कम रीजनल डायरेक्टर श्री वत्स संजय मौजूद थे। वर्कशॉप में उन्होंने बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के बारे में और भी कई बातें बताई। This bed and breakfast scheme is now becoming very popular, and actually the idea is that when people are coming from other countries, they definitely require accommodation to stay, and hotel is one of the options. But then there are people who want to have homestay experience because that is the place where they're able to discover our culture, that how we are living in our homes, how we are, what we are eating, what is our lifestyle, and that is what they are interested in. Because buildings and monuments and other touristic things are okay, but they're also interested in the culture, in the lifestyle and the people, that how we are living basically. So that curiosity pulls them from far abroad countries to our place and destination. So we can have a very win-win kind of situation, because people who are coming abroad, they are looking to stay in our homes, and the people who have their homes, they have an opportunity to earn a lot of money. And not only earn money, they can have a lot of fun and a great experience by living with people from different culture. And in fact, that is what makes it a global village, that people from different cultures living together. And that is really a very good mixture kind of thing, and it provides a platform where different cultures can mix with each other very well. What we are going to do is that we are going to invite applications from people, and they can offer their homes. It could be minimum 1 room or maximum 6 room, and they can apply in basically 2 categories. One is the silver and the other is the gold category. Silver is the rooms with a little moderate facilities, and the gold is the one which has more luxurious facilities. So once approved, we'll form a committee, inspect the homes, and in case if we find that it is not up to the mark, then we will make some suggestions that they require a little bit of upgradation. Once they do it, then we all are ready to approve them, and we have got 14 offices abroad located in America, Australia, Europe, everywhere in the world, in the major countries. So we will make the bed and breakfast scheme popular. We will give publicity to them through our foreign offices. We will also put it on the website. We will also make a directory and get it distributed to the people who are interested in. अरुणाचल प्रदेश स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर फोरम ने नेरिस्ट के सहयोग के साथ फेलोशिप में बढ़ोतरी को लेकर आयोजित की शांतिपूर्ण रैली। कुछ समय पहले राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के चांसलर ने दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री को एक मेमोरेंडम सौंपा था, जिसमें ये कहा गया था कि JRF, SRF और RA कर रहे छात्रों की फेलोशिप में 10% तक का इजाफा किया जाए, जिसको लेकर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉल फोरम और नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर पीसफुल रैली का आयोजन किया। रैली में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर फोरम के चेयरमैन संजय हीरी भी मौजूद थे। फिलहाल हम खड़े हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पे। यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर फोरम के लोगों ने प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज करते हुए फेलोशिप हाई की मांग की है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। हमारे साथ में संजय हीरी साहब हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूँगी व्हाट एग्जैक्टली दिस रैली इज ऑल अबाउट। या दिस rally is all about for the hike of fellowship, which is nationwide agitation. Our demands is like that, the 10% annual increment for account of inflation, and the second is grade pay for junior research fellowship and senior research fellowship, and lastly research associate.
And the third demand is increase of annual contingency for all the research scholars. And finally, the fellowship should be revised with effect from 1st April 2014. This is a nationwide program you're saying, agitation you're saying. So tell us more about it. कि मतलब अचानक आपसे we're hearing suddenly all of a sudden तो. Actually, this nationwide agitation was first started by IIT Mumbai, and then it was ignited to many universities of all over India. And like we, Rajiv Gandhi University Research Scholar Forum, do feel that we have follow the footsteps of that research scholar who have agitated first, and so that we are organizing this peaceful rally come dharna for the hike of fellowship. Is there any problem you guys are facing nowadays now in the university? Yeah, we have facing lots of problems. First, we get less amount in as a fellowship, and the second point is that some JRF and some SRF could not get their fellowship monthly basis. They get after 2 months, after 3 months and 4 months. So that's why we research scholars do feel that we have to spend lots of money, like for the vegetable field studies, and we have to purchase lots of books and stationery also. So that's why, and we have just grown enough that we could not depend on our families. So it is responsible for the government to look after our grievances and to look forward to think about our futures also. So what are you planning ahead after this agitation? What's next? Yeah, our next is that now we are going to submit memorandum to the Vice Chancellor, to the Honorable Vice Chancellor, and then after that we will wait for few days for results, what the government responds our grievances and our dharna. After that we will take some action regarding with consultation with the other universities also. Okay, how many of you are there in the scholars? We are around 200 in this Rajiv Gandhi University, including MPhil and PhD. आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।